यूनिट 2 एडीआर इन इंडिया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो पहले चैप्टर में हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सबसे कन्वेंशनल तरीका है कोर्ट के पास जाना। पर कोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेंडेंसी या डिलेज, हाई फीस। उसके लिए बहुत सारे नए तरीके आए हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, जिन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स या एडीआर। इससे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्सरियल और इन्क्विजिटोरियल सिस्टम्स का डिफरेंस, क्योंकि एडीआर नॉन एडवर्सरियल होते हैं जबकि नॉर्मल कोर्ट्स एडवर्सरियल होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एडवर्सरियल और इन्क्विजिटोरियल, एक बार वापस पढ़ते हैं। एडवर्सरियल सिंपली वो सिस्टम होते हैं, लीगल सिस्टम्स, जहाँ पे पार्टीज लॉयर्स के थ्रू कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने होकर आर्ग्यू करते हैं, एविडेंस पेश करते हैं और जज केवल एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन सुनाता है। पर इन्क्विजिटोरियल सिस्टम्स में क्या होता है, जजेस खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे खुद सच जानने के बाद ही डिसीजन देते हैं। कंपैरिजन देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत कॉमन आ सकता है, 5 पॉइंट कंपैरिजन के एडवर्सरियल और इन्क्विजिटोरियल सिस्टम्स के। In adversarial, lawyers have a proactive role. They provide evidence and do cross-examination, and they are also active in scrutiny of evidence. In inquisitorial, judges have an active role in determining facts and issues of the case. Adversarial, judges have a passive role. They only decide based on evidence and arguments. Inquisitorial, less reliance on lawyers' techniques like cross-examination. Adversarial, इन कॉमन लॉ कंट्रीज, एडवर्सरियल सिस्टम कॉमन लॉ कंट्रीज में ही होता है जहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स फॉलो होते हैं, जैसे इंडिया, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पर इन्क्विजिटोरियल सिविल लॉ कंट्रीज में होता है, जैसे कॉन्टिनेंटल यूरोप की कंट्रीज, जहाँ पे रोमन लॉ या फिर नेपोलियनिक कोड वाले सिस्टम चलते हैं। तो 5 पॉइंट, एक हो गया लॉयर वर्सेस जज, जज वर्सेस लॉयर, कॉमन लॉ, सिविल लॉ। 2 और पॉइंट, रिलायंस ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्सरियल में, लेस रिलायंस ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन इन्क्विजिटोरियल में। एंड एडवर्सरियल में पार्टीज प्रोवाइड देयर ओन थियरी ऑफ केस एंड एविडेंस। इन्क्विजिटोरियल में द जज डिसाइड्स द मैनर ऑफ एविडेंस इफ इट कैन बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्क्विजिटोरियल इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरवेंशनिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव मॉडल, क्योंकि इन्क्विजिटोरियल सिस्टम में जज केस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता है और इन्वेस्टिगेशन भी करता है, इसलिए इंटरवेंशनिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव मॉडल। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्सरियल सिस्टम और इन्क्विजिटोरियल सिस्टम। एडवर्सरियल सिस्टम के एडवांटेजेस हमको देख सकते हैं कि क्या क्या है। एक तो लॉयर इन्वॉल्व है तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, इससे विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उन पर ज़्यादा विश्वास करा जा सकता है अगर दूसरी साइड का लॉयर भी उनसे अपने क्वेश्चन पूछ ले और उसका जवाब दे दें। तो क्रॉस एग्जामिनेशन से हमें विटनेस की सच्चाई का जरूर पता चल जाते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन। दूसरा पॉइंट है कि पार्टीज प्रोसेस में इतना इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए वो रिजल्ट भी जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं। कोई पार्टी ये नहीं कहेगी कि हमें तो चांस नहीं दिया गया आर्ग्यू करने का, दोनों साइड जब आर्ग्यू करेंगे उसी के पार्टी से आएगा। तो एडवर्सरियल के एडवांटेजेस CA, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट। अब एडवर्सरियल की डिसएडवांटेजेस, तो लॉयर हायर करने पड़ेंगे, इसके लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अब एविडेंस इकट्ठे करने में भी कॉस्ट लगती है, तो हम देखते हैं कि अमीर और गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है केस लड़ने में। हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ज़्यादा अमीर हो वही केस जीतेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लॉयर हायर कर पाएगा, वो ज़्यादा एविडेंस अपने गैदर कर पाएगा और हो सकता है कि दूसरी साइड के एविडेंस खत्म भी कर दें। दूसरा पॉइंट, लॉयर्स और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से, कोर्ट की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से केसेस में डिले बहुत होते हैं, जैसे तारीख पे तारीख लग रही है, अभी छुट्टी चल रही है, इस तरह के। और लास्ट पॉइंट है कि जज इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू असर्टेन द ट्रुथ। जज को सच से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केस, सिविल केस देखते हैं जहाँ पे सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, बस जिसने ज़्यादा अच्छी कहानी बना दी, जिसके पास ज़्यादा एविडेंस है, जो अपनी बात जस्टिफाई कर पाए, वो केस जीत जाता है। तो एडवर्सरियल के 3 डिसएडवांटेजेस CPJ, ऐसे CJP का याद रखो, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, एडवर्सरियल की डिसएडवांटेजेस की तरह। C से कॉस्ट ऑफ लॉयर एंड एविडेंस, J से जज नॉट ड्यूटी बाउंड टू अ सर्टेन ट्रुथ, ही ओनली इवैल्यूएट्स बेस्ड ऑन एविडेंस, P से प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज लीड टू डिलेज। अब आते हैं इन्क्विजिटोरियल की साइड पे। इन्क्विजिटोरियल की एडवांटेजेस, अब जो एडवर्सरियल की डिसएडवांटेजेस हैं वही टर्न होकर इन्क्विजिटोरियल की एडवांटेजेस बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे था कॉस्ट और इनइक्वालिटी, तो यहाँ इन्क्विजिटोरियल की पहली एडवांटेज है इक्वालिटी। अमीर गरीब पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जज को तो दोनों के एविडेंस खुद इन्वेस्टिगेट करने हैं ना। और दूसरा पॉइंट है कि प्रोसीजरल एफिशिएंसी, वहाँ डिले थे, यहाँ डिले कम है, क्योंकि लॉयर का रोल कम है, उनकी आर्ग्यूमेंट कम होगी और जज का रोल एक्टिव है, तो प्रोसीजर एफिशिएंट होगा। तो PE, प्रोसीजरल एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। इन्क्विजिटोरियल की डिसएडवांटेजेस, पहली तो ये है कि क्योंकि जज प्रोसेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो बायस करेगा ही करेगा, जज कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल। दूसरा, जज को हम इतना ज़्यादा रोल दे रहे हैं पर उसके पास ये सब करने का इंसेंटिव क्या है, सो लैक ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर जजेस। हो सकता है कि हम जज को इतना काम दे रहे हैं पर वो अपना काम ब्यूटीफुली करेगी ना। तो इन्क्विजिटोरियल की एडवांटेजेस होंगे प्रोसीजरल एफिशिएंसी, इक्वालिटी। डिसएडवांटेजेस, जज नॉट न्यूट्रल, लैक ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर जजेस। अब एडवर्सरियल सिस्टम जो था, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट करा था कि जज सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे वैल्यूएट करता है केस, उससे सच से कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में पीटर मर्फी ने अपनी बुक प्रैक्टिकल गाइड टू एविडेंस में लिखा है कि एक जज एक लॉयर से पूछता है कि टेल मी द ट्रुथ करके, लॉयर जवाब देता है नो यू ओनली हैव टू लिसन द एविडेंस, यू कैन नॉट हियर द ट्रुथ। तो ये डिसएडवांटेज बहुत अच्छे से समझाई गई एडवर्सरियल की। अब हमारा असली चैप्टर अब शुरू होता है, ADR मीनिंग एंड स्कोप। पहले ADR का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, समझने से पहले इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में वैदिक एज में नेटिव ADR टेक्निक्स यूज होती थी। नेटिव ADR टेक्निक्स का मतलब कि राजा की सभा में बिना जाए भी डिस्प्यूट्स का पहले रिजोल्यूशन करना। जैसे कुल,
कुल होता था फैमिली, कम्युनिटी, रेस या कास्ट, इन सबका ग्रुप। तो कुल में हम पूरे कुल का भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम होता था कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके पास जाओ और उसकी बात मानो, ऐसे करके। बिजनेसमैन, आर्टिसंस की कॉर्पोरेशन को कहते थे श्रेणी। ट्रेडर्स और कॉमर्स ब्रांचेस के ग्रुप को कहते थे पुगा। और विलेजेस में पंचायत होती थी, जिनका मतलब है पीपल्स कोर्ट। ये सब इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस थी, जिसमें दो जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाती थी और कहती थी कि आप हमें जो कह रहे हम दोनों उस बात को मान लेंगे। रोमन लॉ में कॉम्प्रोमाइजम का कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्रोमाइजम का मतलब कॉम्प्रोमाइज, तो ये भी एडीआर से रिलेटेड है कि दोनों पार्टी पहले ही अपना मैटर खुद कॉम्प्रोमाइज करके सेटल कर लें। ग्रीक लॉ में आर्बिट्रेशन का मेंशन है सिविल डिस्प्यूट्स के लिए। इंग्लिश कॉमन लॉ में जजेस को आर्बिट्रेशन एडीआर लाने के लिए थोड़ी जेलसी थी, क्योंकि इससे कोर्ट्स का काम कम हो रहा है, तो कोर्ट्स का एक तरह से हम कह सकते हैं जुरिस्डिक्शन पावर भी कम हो रही है। तो इंग्लिश कॉमन लॉ वालों को जेलसी थी एडीआर से। अब एडीआर की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ मशीनरी टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स टू कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कन्वेंशनल मेथड है कोर्ट, तो कोर्ट का ऑल्टरनेटिव जो प्रोवाइड कर रहा है उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। दिस इन्वॉल्व्स नॉन एडवर्सेरियल टेक्निक्स ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। दोनों पार्टी आमने सामने टकरा के लड़ नहीं रही हैं, शांति से बैठ के साथ मिलकर बात कर रही हैं, इसलिए नॉन एडवर्सेरियल है। मॉडर्न जुडिशरी ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पे आई थी, उसके बाद इंडिया में एडीआर इंडिपेंडेंस के बाद भी तब लीगलाइज होना थोड़ा शुरू हुआ, पर इससे पहले भी हमने वैदिक एज वाला पढ़ा था, पंचायत एक्सेट्रा, वो सब इंडिया में एडीआर की टेक्निक्स थी। एडीआर पहले वॉलंटरी होता था, वॉलंटरी की पार्टीज अपनी मर्जी से जाएं, पर अब उसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुकी है। लीगल रिकॉग्निशन है एडीआर के बारे में, लॉज और एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसमें लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, इनके लिए प्री लिटिगेशन सेटलमेंट है, तो कोर्ट के बाहर ही कुछ मैटर्स की सेटलमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908 में सेक्शन 89 में भी एडीआर को रेफर किया है। इसमें कहा है इफ द कोर्ट सीज एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स इन अ डिस्प्यूट इट कैन फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट and give them to parties to observe. When parties give back their observation, the court may reformulate the terms and refer the dispute to ADR. तो कोई मैटर कोर्ट में आया और कोर्ट ने सोचा कि इसके लिए इन्हें कोर्ट में लड़ने की जरूरत नहीं है, ये किसी और मेथड से मीडिएशन या नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, इनसे भी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो कोर्ट वो टर्म्स बनाएगा सेटलमेंट की, पार्टीज को दिखाएगा और पार्टीज अपना कंसेंट दे दें तो कोर्ट पार्टीज और उनके डिस्प्यूट को किसी और एडीआर के लिए रेफर करेगा। इनमें आते हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, मीडिएशन। और सेक्शन 89 का पर्पस है कोर्ट्स का बैकलॉग कम करना, जो ज़्यादा कोर्ट में केसेस आ रहे हैं उन्हें इन चारों मेथड्स के थ्रू डिस्पोज करना। अगला क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कोर्ट्स। अगर क्वेश्चन आया द नीड ऑफ एडीआर तो भी सेम चीज़ आएगी। तो पहला है कि इंडिया में नंबर ऑफ कोर्ट्स और नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है, इसलिए जुडिशरी इनएडिक्वेट है। तो पहला पॉइंट इनएडिक्वेसी। दूसरा पॉइंट इंक्रीजिंग लिटिगेशन। टाइम के साथ साथ केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। तीसरा कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी बढ़ रही है, इसके साथ कोर्ट फीस, लॉयर्स फीस, एक्सपेंसेस, बाकी जितने बहुत सारे खर्चे होते हैं कोर्ट में। चौथा डिले। इन सब चीज़ों की वजह से ही डिलेज हो रहे हैं और पेंडेंसी और बढ़ रही है। प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्ट 4 पॉइंट ILCD, इनएडिक्वेसी, इंक्रीजिंग लिटिगेशन, इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिले। बेनिफिट्स ऑफ एडीआर। इन सब प्रॉब्लम्स को एडीआर कैसे सॉल्व करेगा? तो एफ टिक्स। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जरूरी नहीं है कि ये लोग कोर्ट में ही जाएं या फिर लॉयर्स भी हायर करें। कोई भी एक्सपर्ट जो उनकी फील्ड का हो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकता है। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट है तो वो कोई इंजीनियर भी रिजॉल्व करा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी। आई से नहीं, पी से, पहले पी आया, एफ टिक्स। पी से पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्टीज, सो इट इंक्रीजेस दैट सेटिस्फैक्शन एंड कंप्लायंस। पार्टीज प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्रोसेस थोड़ा इन्फॉर्मल हो जाता है, तो वो डिसीजन से ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगी, कंप्लाई करेंगी और कॉपरेट भी करेंगी प्रोसेस में। आई से इनफॉर्मल, क्योंकि फ्लेक्सिबल है और वो पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि प्रोसेस बहुत इन्फॉर्मल है, टेक्निकलिटीज़ कम है, वही लॉयर की जरूरत कम, कोर्ट में नहीं जाना, प्रोसीजर अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे, बहुत इन्फॉर्मल मेथड है। सी से लेस कॉस्टली, चीपर मेथड, कोर्ट के खर्चे कम हो जाएंगे, वही सेम चीज़, सब में सेम चीज़ें, खर्चे कम हो रहे हैं और इन्फॉर्मल है, उसी से सारे पॉइंट बन रहे हैं। एस से स्पीड, लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ नहीं है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। इट कैन बी यूज एनी टाइम, लिटिगेशन स्टेज में या कोर्ट में केस पेंडिंग है तब भी, या कोर्ट डिसीजन दे चुका है उसके बाद भी एडीआर को अप्रोच किया जा सकता है। बट जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज रहेगा पार्टी का, क्योंकि उनके खर्चे कम होंगे और डिस्प्यूट अच्छे से कॉपरेट करके सेटल हो जाएगा। और कन्वीनियंट टू पार्टीज, पार्टीज अपने हिसाब से टाइम, प्लेस, वेन्यू, प्रोसीजर सबको सिलेक्ट कर सकती हैं। एस से सिलेक्ट एक्सपर्ट फॉर लीगल और टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो बिना लॉयर के भी ऐसे इंजीनियर या किसी कंपनी के किसी मेंबर को ले लेना, बिना लॉयर के भी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है। तो बेनिफिट्स ऑफ एडीआर 5 पॉइंट। एफ फिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इनफॉर्मल, चीपर, स्पीडी। एफ फिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इनफॉर्मल, चीपर, स्पीडी।
आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ये एनफोर्स हुआ 25 जनवरी 1996 से। इसमें कंसिलिएशन है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, सब कुछ इस एक्ट में शामिल है। इसका एक अमेंडमेंट हुआ था 2015 में भी, और इससे पहले इंडिया में चलता था आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940, पर वो बहुत लिमिटेड स्कोप था उसका, तो उसे बढ़ाने के लिए 1996 में एसी आया। इट प्रोवाइड्स अ कोडिफाइड रिकॉग्निशन ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जो पहले वॉलंटरी होता था या इनफॉर्मल होता था, उसे कोडिफाई कर दिया, उसके बारे में एक लॉ बना दिया और उसे लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ ऐसा प्रोसेस लीगली होता है, कोर्ट इसे रेफर कर सकती हैं। यूनिवर्सल मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1885, तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन और का शायद कमीशन है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉज का मॉडल लॉ आया इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पे 1985 में। यूएनसीए ने पास किया था क्या कंसिडरेशन लेके कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लॉज के बारे में यूनिफॉर्मिटी है। हर कंट्री के लॉज अलग अलग हैं, इसलिए बिजनेसमैन और कंपनीज और गवर्नमेंट्स को इंटरेक्शन में दिक्कत होती है। तो यूनिफॉर्म लॉज पूरी दुनिया में आने के लिए यूनिवर्सल मॉडल लॉ बना। बाद में बहुत सारे कंट्रीज ने इसी के कुछ प्रोविजंस यूज करके अपने यहाँ भी अपने आर्बिट्रेशन लॉज बनाए, जैसे कि इंडिया में एसीए 1996, वो भी काफी हद तक इससे इन्फ्लुएंस्ड है। अब शुरू करते हैं हम आर्बिट्रेशन। पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं एडीआर का। इसकी डेफिनेशन है अ प्राइवेट अरेंजमेंट ऑफ टेकिंग डिस्प्यूट्स टू लेस एडवर्सरियल, लेस फॉर्मल, मोर फ्लेक्सिबल एंड अबाइडिंग बाय जजमेंट बाय ऑफ अ सिलेक्टेड पर्सन। तो प्राइवेट अरेंजमेंट, पार्टीज खुद अपनी मर्जी से जा रही हैं, डिस्प्यूट लेके जा रही हैं, लेस एडवर्सरियल, थोड़ा एडवर्सरियल तो आर्बिट्रेशन भी होता है बाकी मेथड से कंपैरिजन में, पर तब भी कोर्ट में लॉयर्स के यूज से तो कम ही एडवर्सरियल होता है। लेस फॉर्मल एंड मोर फ्लेक्सिबल क्योंकि वो आर्बिट्रेटर के पास जाती हैं, जज के पास नहीं। एंड अबाइडिंग बाय जजमेंट ऑफ अ सिलेक्टेड पर्सन, जो आर्बिट्रेटर है दोनों पार्टी उसकी जजमेंट को मानेंगी। तो यहाँ बाकी ये इसमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन मेथड लगभग सबका सेम सा है, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है विन लूज। जैसे कोर्ट में दो पार्टी लड़ती हैं और उनमें से कोई एक जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, ऐसे ही आर्बिट्रेशन में भी हार जीत होती है, म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं होता, डिसीजन दिया जाता है। इसका प्रोसेस 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये 3-4 का भी आ सकता है। प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका कोड है नक्पा, NACCPA। एन से नोटिस, तो द एग्रीड पार्टी गिव्स अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग पार्टी। ए से आर्बिट्रेटर, देन दे चूज द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इज अ क्वालिफाइड एक्सपर्ट। देखो आर्बिट्रेशन में जो जज होता है ना, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, वो क्वालिफाइड एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का जिसका डिस्प्यूट है। जैसे कॉमर्शियल है, बैंकिंग का डिस्प्यूट है, कंस्ट्रक्शन का डिस्प्यूट है, तो वो उनकी स्पेसिफिक फील्ड के किसी एक्सपर्ट को आर्बिट्रेटर बनाया जाएगा। आर्बिट्रेशन तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि पार्टीज ने पहले से एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना रखा हो। इसका मतलब है कि कोई उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें कोई क्लॉज हो कि अगर डिस्प्यूट अराइज होता है हमारी रिलेशनशिप में तो हम इस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। और दूसरा तरीका है कोर्ट रेफरल। अब अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद होने के बावजूद कोर्ट के पास जाती है, देन द कोर्ट मस्ट रेफर देम बैक टू आर्बिट्रेशन बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाले मैटर्स को कोर्ट भी नहीं देख सकता। ये एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स वगैरह सेशन रीजनिंग में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान से सुनो। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है तो कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट बाउंड है इस चीज से कि उन्हें पार्टी को वापस एडीआर के लिए भेजना पड़ेगा, कोर्ट उस मैटर को नहीं ले सकता। तीसरा स्टेज है प्रोसेस का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। जो क्लेमेंट है यानी कि जिसने केस करा है वो अपने क्लेम के डॉक्यूमेंट दिखाएगा, अपने इश्यूज बताएगा। चौथा स्टेज है स्टेटमेंट ऑफ काउंटर क्लेम विच इज द रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई। तो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो काउंटर क्लेम देगा, अपनी तरफ के डॉक्यूमेंट देगा, अपनी जस्टिफिकेशन देगा। 5वां स्टेज है प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। तो प्रोसीडिंग्स का वेन्यू, टाइम, प्रोसीजर ये जो पार्टीज हैं वो डिसाइड करती हैं। प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन में ज़्यादा क्यों जाते हैं। तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन में जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। क्यों जाते हैं कि प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो उनके बिजनेस सीक्रेट्स लीक नहीं होते, मीडिया में केस ज़्यादा उछलता नहीं है, जैसे कि कंपनी की रेपुटेशन बची रहती है, इसलिए कंपनीज आर्बिट्रेशन को प्रेफर करती हैं। 6th स्टेज है अवार्ड। अवार्ड का मतलब है डिसीजन। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसे कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड, और ये पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। कोर्ट की जजमेंट की तरह ही आर्बिट्रेटर की जजमेंट भी बाइंडिंग होती है। आर्बिट्रेटर के पास इंटरिम मेजर्स ग्रांट करने की भी पावर होती है। इंटरिम मेजर्स की जब तक केस चल रहा है उसके बीच में अगर उसे कोई किसी पार्टी को रिलीफ देना है, टेम्पररी रिलीफ देना है, इसका मतलब समझो कि कोई छोटी जजमेंट की फाइनल जजमेंट नहीं है, पर उससे पहले हम थोड़े थोड़े ऑर्डर दे रहे हैं, उसे कहते हैं इंटरिम रिलीफ। और पर आर्बिट्रल अवार्ड के पास प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं होती, तो आर्बिट्रेटर को ये बाउंड नहीं है आर्बिट्रेटर इस चीज़ से कि वो अपने अगले किसी केस में भी अपने पुराने जजमेंट को ही फॉलो करे। जैसे कोर्ट्स होते हैं ना कि प्रेसिडेंट्स को ही फॉलो करना पड़ता है। तो ये स्टैट डिसीजन नाम की का एक प्रिंसिपल होता है या डॉक्ट्रिन होती है, पता नहीं क्या होता है। स्टैट डिसीजन का मतलब है स्टैंड बाय डिसीजन। स्टैट डिसीजन है अपने प्रेसिडेंट्स फॉलो करना, पर आर्बिट्रेटर अपने खुद की कंसेप्शन पर जजमेंट देता है, वो जज की तरफ से लॉ या फिर रीजनिंग को यूज नहीं करता। एक और क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेटर का अवार्ड कब कब स्ट्राइक डाउन हो सकता है। कोर्ट आर्बिट्रेटर के अवार्ड को कैंसिल भी कर सकती है। इसका कोड है बायोपी, BIOPI। बी से बायस, आर्बिट्रेटर बायस था, पक्षपात करता था। आई से
इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज आर्बिट्रेशन में जाने की कैपेसिटी नहीं रखती थी, जैसे कि वो माइनर हो या फिर डिस्क्वालीफाइड हो या एक्सेट्रा जो भी ऐसे प्रोविजन दिए हो। उसे आउट ऑफ एग्रीमेंट टर्म्स, जो डिस्प्यूट था वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की टर्म्स के बाहर था, उसके स्कोप में ही नहीं था। पी से पब्लिक पॉलिसी वायलेटेड, जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल रही है या फिर जो आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया है वो पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करता है, सिंपली कुछ इलीगल काम करता है या फिर इमोरल काम करता है। आई से इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर को पूरे प्रोसीजर से या गलत तरीके से अपॉइंट करा गया है, किसी ने अपनी साइड का आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। तो व्हेन कैन एन आर्बिट्रल अवार्ड बी स्ट्रक डाउन? बायोपी, बायस, incapacity of parties, dispute out of agreement terms, violates public policy, improper appointment of arbitrator. Types of arbitration, 5 नंबर का क्वेश्चन, कोड सुनो। सफेदी, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन सफेदी। एस से स्टैट्यूटरी, ए से एडहॉक, एफ से फॉरेन आर्बिट्रेशन, आई से इंस्टीट्यूशनल, डी से डोमेस्टिक, आई से इंटरनेशनल कमर्शियल। ये किसी नोटबुक में ऐसा कोर्स और पॉइंट्स लिख लेना कि हर 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन में यही काम आने वाले हैं, सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आएगा जब तक 2-3 पार्ट ना कर दें। तो SAFIDI, स्टैट्यूटरी, एडहॉक, फॉरेन, इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कमर्शियल। समझते हैं ये सारी क्या होती हैं? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक का मतलब सिंपली क्या होता है? अपने देश के अंदर अंदर का। तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो आर्बिट्रेशन है जिसकी प्रोसीडिंग्स इंडिया में हो, पार्टीज भी इंडिया की ही हो, और उसमें सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ भी इंडिया का ही यूज हो। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? सब्सटेंटिव जो जिसमें सिर्फ कंटेंट होता है कि ये चीज़ की पनिशमेंट, ये चीज़ पे ये फाइन। प्रोसीजरल जो प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है कि इसके बाद इस पे जाना है, इस कोर्ट में जाना है, इसके पास जाना है, इस कोर्ट में जाना है। तो डोमेस्टिक में प्रोसीडिंग्स इन इंडिया, पार्टीज ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ इंडिया। PBL पार्टी, PPL पार्टीज, प्रोसीडिंग्स, लॉ, तीनों चीज़ें इंडिया की हो तभी वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होगी। MCQ में फिर यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है इन सारी टाइप्स में, बहुत सारी होंगी, कभी कभी ओवरलैप भी कर जाती हैं, तो हमें की टर्म्स ढूंढ लूंगी क्वेश्चन की। प्रोसीडिंग्स इन इंडिया, पार्टीज ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ इंडिया, तो डोमेस्टिक। अब देखते हैं फॉरेन, ये डोमेस्टिक का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। फॉरेन कौन सी फॉरेन आर्बिट्रेशन होती है? व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर आउटसाइड इंडिया बट द अवार्ड इज एनफोर्स्ड इन इंडिया। ध्यान से, जो केस है आर्बिट्रेशन का वो तो इंडिया के बाहर हो रहा है, पर जो उसका डिसीजन है वो इंडिया में इंप्लीमेंट होना है। जैसे मान लो इंडिया की 2 पार्टी बाहर किसी देश में आर्बिट्रेशन के केस में गई, पर उनका जो डिसीजन है, जो भी फाइन कंपनसेशन या जो भी उनकी परफॉर्मेंस आई बाद में डिसीजन में, वो उन्हें इंडिया के अंदर करनी है, तो इसे कहेंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन। ध्यान रखना, जब अवार्ड इंडिया में ही एनफोर्स हो रहा हो पर प्रोसीडिंग्स इंडिया के बाहर हो, उसे कहेंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन, चाहे दोनों पार्टी इंडिया की ही क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है फॉरेन का सीट। सीट का मतलब है किस जगह पे प्रोसीडिंग हो रही है। जैसे अगर मान लो इंग्लैंड में प्रोसीडिंग हो रही है तो कहेंगे कि सीट यहाँ की लंदन है, या कोई इंग्लैंड के 2 कंपनी है उनकी प्रोसीडिंग इंडिया में चल रही है तो कहेंगे कि उस केस की सीट न्यू दिल्ली में है। तो फॉरेन का मेन की टर्म है सीट या फिर प्रोसीडिंग्स आउटसाइड इंडिया। एडहॉक आर्बिट्रेशन, एडहॉक वर्ड का मतलब है कैजुअल, बहुत इनफॉर्मल, बिना किसी प्लान का, बिना किसी रूल्स का। तो इन एडहॉक आर्बिट्रेशन द पार्टीज फॉर्मुलेट देयर ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड दे डू नॉट अप्रोच एनी फॉर्मल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। तो एडहॉक सबसे ज्यादा इनफॉर्मल आर्बिट्रेशन का प्रोसेस, तो इनफॉर्मल वर्ड आ रहा है या फिर नो रूल्स या पार्टीज प्रेजेंट देयर ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसे कहेंगे एडहॉक आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, इन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पार्टीज सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स द आर्बिट्रेटर एंड रूल्स। तो दोनों पार्टी पहले किसी इंस्टीट्यूशन के पास गई, कोई बॉडी, कोई कंपनी, कोई अथॉरिटी जो आर्बिट्रेशन कराती हो, फिर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद अपना आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करेगा, खुद अपने प्रोसीजर्स और रूल्स बताएगा। एग्जाम्पल एक है लंदन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, LCIA, इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में भी है। अब देखो इंस्टीट्यूशनल का की वर्ड है इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी, कोई अथॉरिटी, कोई कंपनी जो आर्बिट्रेशन करा रही हो, अब वो डोमेस्टिक हो, वो इंटरनेशनल हो, वो फॉरेन हो, चीज़ें ओवरलैप कर सकती हैं, पर इंस्टीट्यूशनल है इंस्टीट्यूशन, जैसे ICC है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और LCIA है, और एक सिंगापुर का भी है SIAC, बाद में हम एक क्वेश्चन देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूट का मतलब है कोई लॉ, कोई एक्ट, तो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन है जो लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट से आई हो। इन केसेस में आर्बिट्रेशन के पास जाना कंपलसरी होता है, पार्टीज का कंसेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971, तो आर्मी में कोई भी डिस्प्यूट होगा उन्हें इसी प्रोसेस से आर्बिट्रेशन करनी होगी, इसलिए स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। इसका की टर्म है लीगल इनेक्टमेंट और कंपलसरी। आखिरी टाइप इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, अब इसमें फॉरेन भी आ गई, इसमें इंस्टीट्यूशनल भी आ गई। एटलीस्ट 1 पार्टी आउटसाइड इंडिया, या फिर अगर फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसे भी इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कहेंगे। ये स्पेसिफिकली डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज F ACA 1996 में। तो रट लो इसे भी, इंटरनेशनल कॉमर्शियल सेक्शन 2(1)F, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन 2(1)F, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन 2(1)F।
इसके टी टर्म्स हैं, देखो इसके नाम में आ रहा है इंटरनेशनल और कॉमर्शियल। इंटरनेशनल जब कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर की होनी चाहिए, और कॉमर्शियल डिस्प्यूट होना चाहिए। ये दो गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकता है। तो इसमें फोकस है पार्टी पे। सीट से मतलब नहीं है, इंस्टीट्यूशन से मतलब नहीं है, कौन करा रहा है, कहाँ के लॉ लग रहे हैं, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पार्टी जो क्लेमेंट या रिस्पॉन्डेंट हैं उनमें से कोई एक एटलीस्ट इंडिया का होना चाहिए। नहीं सॉरी, उनमें से कोई एक एटलीस्ट इंडिया के बाहर का होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंडिया के बाहर के हों, पर कोई फॉरेन एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। पार्टी पे फोकस है, ठीक है। तो अगर केस में पार्टी इंडिया के बाहर की है तो वो इंटरनेशनल कमर्शियल है, और अगर प्रोसीडिंग इंडिया के बाहर हो रही है स्पेसिफाई करा है तो वो फॉरेन है। और अगर इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा फोकस इंस्टीट्यूशन पे की प्रोसीडिंग्स कौन करा रहा है तो वो इंस्टीट्यूशनल है। सैंपल पेपर से अभी एक तो लीगल के पुराने सारे सैंपल पेपर देख लेना, 5-6 सैंपल पेपर सीबीएसई वेबसाइट में मार्किंग स्कीम के साथ, उनमें इस तरह के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। देखो ये है शायद 2025 का पेपर है, इसी साल का सैंपल पेपर है ये, इस साल का सैंपल पेपर, इसका क्वेश्चन 33 है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन यूज्ड इन ईच सिनेरियो एंड एक्सप्लेन व्हाई द चोजन टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन इज सूटेबल फॉर द गिवन डिस्प्यूट। एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी आ गई, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर बेस्ड इन सिंगापुर, तो एक फॉरेन एलिमेंट भी आ गया इसमें। अ डिस्प्यूट अराइजेस ओवर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ पार्टीज एग्री टू रिजॉल्व इट थ्रू आर्बिट्रेशन अंडर द रूल्स ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो रूल्स ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC, बट द आर्बिट्रल अवार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी एनफोर्स्ड इन इंडिया। अब इससे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? देखो पहली लाइन में हमें इसने कह दिया कि एक इंडिया की कंपनी है और दूसरी कंपनी सिंगापुर में है। हम सोचेंगे कि एक पार्टी तो इंडिया के बाहर की है, तो हम कर देंगे इसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सही है, पर सबसे बेस्ट आंसर नहीं है, तो एक गलत आंसर है। अगली लाइन रूल्स ऑफ SIAC, अब इसमें इंस्टीट्यूशनल भी कंफ्यूजन आ गया कि स्पेसिफाई ये भी कर दिया कि दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन के रूल्स आ रहे हैं, तो हम सोचेंगे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। पर आखिरी लाइन देखो, बट द आर्बिट्रल अवार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी एनफोर्स्ड इन इंडिया, इसका मतलब है ये फॉरेन आर्बिट्रेशन है। हाँ, इंटरनेशनल कमर्शियल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, पर वो चीज़ तो डाउटफुल है ना। मेन पॉइंट है इसका कि आर्बिट्रल अवार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी एनफोर्स्ड इन इंडिया, इसलिए फॉरेन। अब है बहुत कंफ्यूजिंग, देखो तीनों आंसर इसके सही थे, मार्किंग स्कीम में सिर्फ फॉरेन लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, फॉरेन ही करना पड़ेगा। अब इसकी जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 33, foreign arbitration, the dispute involves an Indian company and supplier based in Singapore with arbitration governed by SIAC constitutes foreign arbitration as the arbitration is conducted under the auspice of a foreign institution and the arbitration process follows its rules which may differ from Indian arbitration norms। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन भी लिख दिया, दूसरा ठीक है चलो। तो फॉरेन कोई करा रहा है तो देखो इसमें हायरार्की बनाओ अपनी, सबसे ऊपर फॉरेन है। अगर फॉरेन आर्बिट्रेशन का कोई भी कीवर्ड दिख रहा है तो फॉरेन कर दो। दूसरा क्वेश्चन था अ कमर्शियल डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू मल्टीनेशनल कंपनीज, कमर्शियल आ गया, इंटरनेशनल कमर्शियल हो गया। हाँ देखो इसमें कमर्शियल स्पेसिफाई नहीं करा हुआ था, इंस्टीट्यूशन तो स्पेसिफाई करा है, पर ठीक है। अ कमर्शियल डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू मल्टीनेशनल कंपनीज, वन बेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड अदर इन लंदन, ओवर द टर्म्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, बोथ द कंपनीज एग्री टू टेक हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स टू एडमिनिस्टर द आर्बिट्रेशन। अब इसमें इंस्टीट्यूशन तो का नाम दिया है पर ये नहीं लिखा कि वो रूल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इंस्टीट्यूशन मत करना। अब आर्बिट्रल अवार्ड इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है, तो फॉरेन भी नहीं हो सकता, इसलिए बचा ICC के पास जा रहे हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो इंटरनेशनल है और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दो अलग अलग देशों की। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, इसलिए ये होगा इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। और थोड़े क्वेश्चन थे इसके, देख लेते हैं। तो फॉरेन में सीट इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल में इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स रूल, इंटरनेशनल कॉमर्शियल में पार्टी कोई इंडिया की बाहर की हो और कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो। तो सफेदी याद कर लेना, स्टैट्यूटरी, एडहॉक, फॉरेन, इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कॉमर्शियल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का पर्पस है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल मर्सेंटाइल कम्युनिटी। इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट के बारे में हम कोई अच्छा रेजोल्यूशन सिस्टम बनाएंगे, वो इंटरनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करेगा। कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी 2000 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेड ग्रोथ डिले, ADR, कमर्शियल डिस्प्यूट, ट्रेड में ग्रोथ हो रही है, इसके साथ केसेस में डिले भी हो रहे हैं, इसलिए ADR एक ऑप्शन है कमर्शियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का। ये यूनिसेडल मॉडल लॉ को फॉलो करता है 1985 और इसका एम है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एक्सपीडिशियसली विद मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो सबसे ज़्यादा फायदा आर्बिट्रेशन से कंपनीज को होता है, इंटरनेशनल कंपनीज को, कि बिना कोर्ट में जाए उनके डिस्प्यूट जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए माना जाना चाहिए इस एक्ट का, वो इसी ऑब्जेक्टिव से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव से ही ACA के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना चाहिए कोर्ट को। तो ये हो गया कोंकण रेलवे वर्सेस मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी। दूसरा केस है फ्यूरस स्टील लॉसन लिमिटेड वर्सेस जनरल एक्सपोर्ट लिमिटेड 2001। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ACA का ऑब्जेक्टिव है स्पीडी ऑल्टरनेटिव, प्रोवाइड स्पीडी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू डिस्प्यूट एंड अवॉइड प्रोटेक्शन ऑफ लिटिगेशन एंड इट शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंगली। तो जल्दी से जल्दी केस डिस्पोज हो और लिटिगेशंस कंसंट्रेट या प्रोटेक्ट ना हो, आए और खत्म हो जाए। तो ये हो गया फ्यूरस स्टील लॉसन लिमिटेड वर्सेस जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, केस याद रखना। कोंकण रेलवे वर्सेस मेहुल रिजॉल्व डिस्प्यूट्स और इंटरप्रिटेशन और यूनिट सेक्टर पे बेस्ड है। फ्यूरस स्टील लॉसन वर्सेस जनरल एक्सपोर्ट्स स्पीडी ऑल्टरनेटिव, अवॉइड प्रोटेक्शन ऑफ लिटिगेशन, इंटरप्रेट अकॉर्डिंगली।
हाँ, अब ये सबसे ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा केस है। ओहो, गिर गया। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को वर्सेस केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विस इंक। बाल्को वर्सेस केसर। इसमें यार 3-3 केस दे रखे हैं केस के अंदर। मेन मुख्य बात यह है कि देखो, आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट में 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में कैंसिलेशन हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट 2 में है फॉरेन आर्बिट्रेशन और पार्ट 1 में है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्टिंक्शन क्या है, किसे डोमेस्टिक माने, किसे फॉरेन माने, क्या फॉरेन के अवार्ड इंडिया में एनफोर्स हो सकते हैं, क्या वो कोर्ट में आके चैलेंज हो सकते हैं, इस सब में बहुत कन्फ्यूजन था कोर्ट सबको। तो 2012 का केस है बाल्को वाला। 2002 में एक और केस हुआ था, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग एस एंड अनदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो भाटिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट 1 में जो प्रोसीजर्स, अवार्ड, रिलीफ और अपील के प्रोविजंस दिए हैं वो आउट ऑफ इंडिया आर्बिट्रेशन में भी अप्लाई होंगे, जब तक पार्टीज स्पेसिफाई करके उसे एग्रीमेंट से एक्सक्लूड ना करें। मतलब जनरल केसेस में जो डोमेस्टिक के रिलीफ वाले प्रोविजंस हैं वो फॉरेन आर्बिट्रेशन वाले केसेस में भी अप्लाई हो सकते हैं। पर बाल्को वर्सेस केसर केस में कुछ और डिसीजन दिया। तो ये बाल्को वाला केस क्या था, 22 अप्रैल 1993 को एग्रीमेंट में आया, केसर को कंप्यूटर सिस्टम लगाने थे बाल्को के ऑफिस, बाल्को के उस सब में कैंपस में। आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखा था कि इंग्लैंड का लॉ लगेगा और प्रोसीडिंग्स हम लंदन में कराएंगे अगर कोई डिस्प्यूट हुआ। पर एग्रीमेंट जो था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना था वो इंडियन लॉ के तहत बना था। तो ये टेढ़ी मेढ़ी बात हो गई, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया इंडियन लॉ में पर उसमें लिखा कि हम जाएंगे लंदन डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। अब इंग्लैंड में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हुई, उन्होंने 2 अवार्ड्स दिए, यानी 2 डिसीजन दिए जो कि इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होने थे, क्योंकि कंपनी तो इंडिया की थी बाल्को। पर ये बाद में कंपनी ने चैलेंज कर दिए इंडिया के कोर्ट में सेक्शन 34 ACA के तहत। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने पर अभी रिजेक्ट कर दी, ये कह के कि ये फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है, इसे हम इंडिया में, मतलब इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन नहीं है इन अवार्ड्स को चैलेंज करने का, ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर के हैं क्योंकि ये इंग्लैंड के कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब बात हो गया सुप्रीम कोर्ट के पास, क्वेश्चन क्या थे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 9 इंटरिम मेजर्स, सेक्शन 9 ACA इंटरिम मेजर्स, सेक्शन 9 ACA इंटरिम मेजर्स, रिफंड बैंक गारंटीज। तो अच्छा, तो वो नहीं, जो भी चीज़ नहीं हुई तो कोर्ट ने, इंग्लैंड के कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि बैंक गारंटी रिफंड कर दो अगर तुमने अपना काम नहीं करा। इस चीज़ को चैलेंज करा गया इंडिया में। अब देख, एक और केस था इसी के बीच समय, सब जब खिचड़ी पक रही थी उसके बीच में एक और केस हुआ, भारतीय शिपयार्ड्स लिमिटेड केस। मैंगलोर के डिस्ट्रिक्ट जज के पास था केस, बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया। उन्होंने, भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड केस भी बहुत सिमिलर था बाल्को केस के, उसने भी सेक्शन 9 के लिए चैलेंज कर रखा था। पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय को डिसीजन दिया कि उसकी एप्लीकेशन मतलब कैंसिल कर दी सेक्शन 9 वाली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दूसरी चीज सजेस्ट करी कि भाई सेक्शन 9 जब इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे क्यों लो, सेक्शन 44 स्पेसिफिकली फॉरेन अवार्ड के लिए ही है तो उसे यूज करो ना। तो सेक्शन 44 है इंटरिम रिलीफ फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, क्या कि ये जो आर्बिट्रेशन होती है इंग्लिश लॉ में हुई थी, इंग्लिश कोर्ट ने डिसीजन दिया तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चैलेंज करा जा सकता है। भूल जाओ, जो बड़ा सा भूल जाओ, बस ये याद रखो, सेक्शन 9 इंटरिम मेजर्स, सेक्शन 44 फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, डॉसिया, DOSIA, डी से पहली चीज थी डिस्टिंग्विश। सेक्शन 2 क्लॉज 7 डिस्टिंग्विश करता है पार्ट 1 डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को और पार्ट 2 फॉरेन अवार्ड्स को। तो क्लियर डिस्टिंक्शन है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ओ से ओवरलैपिंग, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ प्रोविजंस, और डोमेस्टिक और फॉरेन आर कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स। तो खिचड़ी जो पक रही थी उसे ऐसे कर दिया, ये चावल अलग, ये दाल अलग, अब इनके बीच में एक बॉर्डर बना दी। नेक्स्ट वन करना। तीसरा डिसीजन था जजमेंट, तीसरा पार्ट था जजमेंट का, सीट एंड वेन्यू, कि अगर सीट फॉरेन है इसका मतलब वहां पे दूसरे देश का लॉ लग रहा है, तो वहां पे पार्ट 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट इंडिया के लॉ में करा है तब भी पार्ट 1 वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसे हम सिर्फ फॉरेन आर्बिट्रेशन मानेंगे। पार्ट 1 तभी होगा जब सीट इंडिया के अंदर होगी। अब ये मैं सीट दे दिया, वेन्यू का मतलब दिया नहीं है, तो सीट का मतलब होता है कहाँ का लॉ लग रहा है और वेन्यू होता है फिजिकल लोकेशन कहाँ की है। देखो सेम चीज़ें हैं पर बहुत थोड़ा अंतर है, सीट जहाँ का लॉ लग रहा है, वेन्यू फिजिकली कहाँ पे हो सकता है ऑनलाइन कर रहे हो, इंग्लिश का इंग्लैंड का लॉ लग रहा हो, पर कर इंडिया में खिचड़ी। अब फॉरेन आर्बिट्रेशन के मैटर्स में जो पार्ट 1, जहाँ पे पार्ट 1 अप्लाई नहीं होता वहाँ पे इंडियन कोर्ट्स के पास कोई भी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसका मतलब इंडिया के कोर्ट्स में फॉरेन डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आई से इंटरिम रिलीफ, इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव पावर टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ इफ द सीट इज आउटसाइड इंडिया। फिर 5वां पॉइंट ए से एप्लीकेशन, फॉरेन रिलेटेड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में नो एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ इज मेंटेनेबल इन इंडिया। चाहे आर्बिट्रेशन करो या सूट करो, पर अगर फॉरेन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो इसके लिए रिलीफ के या उसको चैलेंज करने की एप्लीकेशन इंडिया में मेंटेनेबल नहीं है, कोर्ट्स नहीं ले सकते। कंक्लूजन, तो अपनी ठीक है, बाल की खिचड़ी से क्या पता चला कि सीट बाहर होगी तो वो फॉरेन आर्बिट्रेशन होगी और पार्ट 1 सिर्फ डोमेस्टिक में आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग चीज़ है, उन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए, उनके सारे प्रोविजंस अलग हैं। पर अब देखो भाई 2015 में अमेंडमेंट आया था, उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 2 में इंसर्ट कर दिया इंटरिम रिलीफ, सेक्शन 9 का प्रोविजन फॉरेन सीट में भी लगता है। मतलब पहले सेक्शन 9 सिर्फ
डोमेस्टिक के लिए कह दिया कोर्ट ने, और कि सेक्शन 44 होता है फॉरेन के लिए। अभी अमेंडमेंट में नया क्लॉज डाल दिया कि सेक्शन 9 भी फॉरेन सीट के लिए लग सकता है। मैं पूरी खिचड़ी बर्बाद कर दी इन्होंने, खिचड़ी का पुलाव बना दिया। तो बाल्को वर्सेस केसर पार्ट 1 और पार्ट 2 सेक्शन 9 सेक्शन 44 कैन इंडियन कोर्ट्स गिव इंटरिम रिलीफ इन फॉरेन आर्बिट्रेशन मैटर्स। चलो अब थोड़ा साफ सुथरा सा टॉपिक शुरू होगा, सिंपल टॉपिक शुरू हो रहे हैं। मीडिएशन। मीडिएशन की डेफिनेशन, पार्टीज अपॉइंट अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट्स टू अचीव एग्रीमेंट विच इज एक्सेप्टेबल एंड वॉलंटरी। तो पार्टीज खुद अपॉइंट करती हैं थर्ड पार्टी को, न्यूट्रल थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे को जो कि पक्षपात ना कर रहा हो। हु फैसिलिटेट्स, कीवर्ड याद रखना, फैसिलिटेट केवल और केवल हेल्प कर रहा है दोनों पार्टीज को आपस में बात करने के लिए, और कुछ नहीं है उसका रोल। टू अचीव एग्रीमेंट, जिससे कि जो एग्रीमेंट है, सेटलमेंट हो, वो एक्सेप्टेबल हो, दोनों पार्टीज के रीजन से ही हो और वॉलंटरी हो। और इस न्यूट्रल थर्ड पार्टी को कहते हैं मीडिएटर। ये नेगोशिएशन से ज़्यादा फॉर्मल होती है। नेगोशिएशन तो बिल्कुल दो पार्टी आपस में बात कर रही हैं सिंपली, कोई उसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। पर तो मेडिटेशन से तो थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल होती है, पर आर्बिट्रेशन और कोर्ट की लिटिगेशन से तो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल होती है। इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है, कॉन्फिडेंशियल है, पर इसका डिसीजन नॉन बाइंडिंग होता है, क्योंकि एक तरह से मीडिएटर डिसीजन दे ही नहीं रहा है, वो तो बस बैठा हुआ है और उसके सामने दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और खुद अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं। पर अगर एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बना दिया जाता है तो वो लीगली बाइंडिंग भी हो सकता है। अब देखो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में मेन डिफरेंस क्या है। आर्बिट्रेशन में एक तो डिसीजन दे रहा था, इसमें डिसीजन नहीं दे रहा, सिर्फ हेल्प कर रहा है। आर्बिट्रेशन में डिसीजन बाइंडिंग था, इसका बाइंडिंग नहीं है, और इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। तब भी प्रोसीजर का मेन डिफरेंस है कि उसमें हमने देखा था विन लूज, एक हारा एक जीता, पर यह है विन विन, दोनों म्यूचुअली एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, तो दोनों पार्टीज लड़ नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल ही एडवर्सरियल नहीं है। टाइप्स ऑफ मीडिएशन, एफ टाओ, ई एफ टी ए ओ। हाँ, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन की बात तो ये बहुत सिंपल लगने वाला है। ई से इवेल्युएटिव मीडिएशन, असेस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ईच साइड एंड सजेस्ट आउटकम। जो मीडिएटर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों साइड के केसेस को, जैसे कोर्ट में एविडेंस को असेस करता है जज, वैसे मीडिएटर केस को इवैल्यूएट करता है, दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनता है और एक रीजनेबल सेटलमेंट के लिए बढ़ावा देता है। पर सिर्फ उसका रोल एडवाइजरी ही होता है, एडवाइस कर सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है या रिकमेंड कर सकता है कि अगर तुम लोग कोर्ट में जाते तो जज कैसा फैसला सुनाता, वैसे ही मैं तुम्हें एडवाइस कर सकता हूँ कि तुम ऐसा सेटलमेंट एग्रीमेंट बना सकते हो। पर वो कोई डिसीजन दे नहीं रहा मीडिएटर, सिर्फ मीडिएटर एसेस करता है, नहीं एसेस क्या, इवैल्यूएट करता है। देखो कीवर्ड इवैल्यूएटिव मीडिएशन, कीवर्ड एडवाइजरी, इवैल्यूएटिव, assess strengths and weaknesses, suggest outcome, तो इवैल्यूएटिव है। इवैल्यूएट कर रहा है केसेस को, दोनों साइड के केस को समझ आया है मीडिएटर, और उसके बाद अपनी राय दे रहा है, इवैल्यूएटिव मीडिएटर है। एफ से फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेटिव में फैसिलिटेट वर्ड आ गया तो फैसिलिटेटिव है, तो ये इवैल्यूएट नहीं करता, ये दोनों साइड के एविडेंस भी नहीं देखता, उनकी बात भी नहीं सुनता, ठीक है, बस उन्हें बात करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स कन्वर्सेशन, और ये प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, आउटकम से इसका कोई लेना देना नहीं है, और केस के कंटेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। प्रोसेस इवैल्यूएटिव था जो आउटकम पे फोकस करता था, फैसिलिटेटिव है जो सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करता है कि अच्छे से बातचीत तो हो रही है पार्टीज के बीच में। पार्टीज कंट्रोल द डिस्कशन देमसेल्फ एंड मीडिएटर ओनली हेल्प्स द पार्टीज और सेट्स द स्ट्रक्चर एंड एजेंडा फॉर डिस्कशन। तो मीडिएटर कह सकता है कि चलो आज हम इस बारे में बात करेंगे, अब पार्टीज तुम दोनों खुद बात करो, मैं बस बैठा रहूंगा, तो हेल्प करता है और सेटलमेंट के लिए एडवाइस नहीं करता। ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव ये रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। इसका फोकस होता है डेलिब्रेशन, डिसीजन मेकिंग और पर्सपेक्टिव टेकिंग, कि दूसरे के नजरिए से सोच के तो देखो। मीडिएटर का माइक्रो फोकस होता है कम्युनिकेशन पे, कि पार्टीज अच्छे से बात कर रही हैं, पर ये भी फैसिलिटेटिव से लगे, तो ट्रांसफॉर्म वर्ड आएगा वैसे क्वेश्चन में, ट्रांसफॉर्म लिखा रहेगा कहीं ना कहीं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्पावरमेंट एंड रिकॉग्निशन, एम्पावरमेंट गेन क्लैरिटी, पार्टीज को केस की क्लैरिटी आए और रिकॉग्निशन अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ आए कि चलो हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, इसलिए वो अच्छे से बात करेंगे, उनकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। ओपनिंग फॉर पार्टीज टू चूज, तो ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का फोकस होता है इसका। अब मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन, तो इसमें मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दोनों का प्रोसेस आ जाता है। अगर मीडिएशन फेल हो जाती है तो उस मीडिएशन के प्रोसेस को हम आर्बिट्रेशन बना देते हैं। सिविल मैटर्स, रूल्स ऑफ एविडेंस एंड जुरिस्डिक्शन नॉट इन डिस्प्यूट, तो अगर सिविल मैटर है और उसमें एविडेंस या जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट नहीं है, यानी एविडेंस एस्टैब्लिशमेंट की कोई बात नहीं है, तो वो उसमें ऐसे मीडिएशन का आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। और ये चीज़ उससे सिमिलर जाती है, पता नहीं जो भी छोड़ो, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन जब मीडिएशन के साथ आर्बिट्रेशन हो रही है। क्रिमिनल प्ली बार्गेनिंग और कन्फ्यूशियन सिस्टम से बहुत सिमिलर है मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन। इसका मतलब पहले तो हम एक प्रोसेस कर रहे थे, उसके बाद वो प्रोसेस खत्म हो गया, फिर हमने प्रोसेस चेंज कर दिया। तो क्रिमिनल प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है कि एक बार अगर उस किसी क्रिमिनल का ऑफेंस प्रूव हो गया, उसके बाद भी आगे केस चलता है, उसमें वो सिर्फ नेगोशिएट करता है लेसर ऑफेंस के लिए, जैसे कि वो हाँ पार्टी से अलग से बात कर सकता है कि भाई मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, पर मुझे चलो 10 साल की सजा मत दिलवाओ, किसी और मुझे कोई और छोटे ऑफेंस की सजा दिलवा दो, जैसे कि 2-3 साल की दिलवा दो, पर मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कन्फ्यूजन जुडिशियल प्रोसीजर होते हैं, इनमें जज खुद ही प्रोसिक्यूटर होता है, इसका मतलब इंक्विजिटोरियल जैसा। और मोरल सेल्फ इंप्रूवमेंट, इसमें स्ट्रिक्ट लीगल पनिशमेंट नहीं दी जाती, कन्फ्यूजन सिस्टम में सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट का मोटिव होता है। अब देखो मीडिएशन में आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि
मेन एडवांटेज मीडिएशन की है कि मीडिएटर के पास कोर्सिव पावर नहीं होती, इसलिए पार्टीज ओपनली बात कर सकते हैं। पर अगर पार्टीज कोई डर लग जाएगी तो बाद में आर्बिट्रेटर बन जाएगा, तो मीडिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एथिकल और प्रोसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीडिएटर और आर्बिट्रेटर दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। और ये 5वां तरीका है मीडिएशन का, ओ से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो वो ऑनलाइन मीडिएशन। तो टाइप्स ऑफ मीडिएशन, एफटाओ, इवेल्युएटिव, फैसिलिटेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, विद आर्बिट्रेशन, ऑनलाइन। प्रोसेस ऑफ मीडिएशन। मीडिएशन के कोई यूनिफॉर्म रूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, बहुत इनफॉर्मल होता है। मीडिएटर खुद रूल्स बना सकता है और मीडिएशन की सक्सेस डिपेंड करती है पार्टीज की विलिंगनेस पे, उनकी कॉपरेशन पे और मीडिएटर की स्किल्स पे। मीडिएटर के पास एक लाइसेंस होना जरूरी है, पर इसके रूल्स हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। अब प्रोसेस, मीडिएशन का प्रोसेस ट्रिगर कैसे होता है, कहाँ से मीडिएशन शुरू हो सकती है? 3 जगह से, प्री लिटिगेशन, कोर्ट रेफरल्स या पोस्ट ट्रायल। तो अगर पहले से कोई प्री एग्रीड मीडिएशन एग्रीमेंट हो तो बिना कोर्ट में जाए, बिना फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के पार्टीज मीडिएटर के पास जा सकती हैं। पर ये चीज़ इंडिया में कोई भी लॉ गवर्न नहीं करता। तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन होती है, वॉलंटरली होती है, एग्रीमेंट से होती है, पर उसके बारे में कोई लॉ नहीं है। दूसरा तरीका है कोर्ट रेफरल्स। सेक्शन 89 में हमने पढ़ा था ना कि अगर कोर्ट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट देखती है तो वो एडीआर के लिए रेफर कर सकती है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स द कोर्ट कैन रेफर द मैटर टू मीडिएशन अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। तीसरा तरीका पोस्ट ट्रायल, केस खत्म होने के बाद, आफ्टर कोर्ट प्रोसीडिंग्स एट एन अपीलेट स्टेज। तो अगर कोर्ट के डिसीजन से भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई या फिर कोर्ट ने बाद में रेफर कर दिया तो पार्टी मीडिएशन के थ्रू भी डिस्प्यूट सॉल्व बाद में कर सकती है। अब देखते हैं कुछ डिस्प्यूट्स जो कि मीडिएशन में आते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स जैसे मनी क्लेम्स, रिलेशनशिप्स, मैट्रिमोनियल, पार्टनरशिप, फैमिली के डिस्प्यूट्स, कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप, नेबर्स ईजमेंट राइट्स। तो अगर देखो किसी पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो तुम मीडिएशन में जाओगे, ये भी क्वेश्चन फिक्स है। उसमें नेबर शब्द आ रहा है तो आंसर मीडिएशन है। और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स की मीडिएशन ही होती है। डिस्कस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, क्रिएट ट्रूली लास्टिंग पीस। तो मीडिएशन का पर्पस है बातचीत से ही समझौता करना और एक ट्रूली लास्टिंग पीस एस्टैब्लिश करना, हमेशा के लिए डिस्प्यूट खत्म। अब एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वाकी कंस्ट्रक्शन कंपनी पब्लिक लिमिटेड 2010 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कौन कौन से डिस्प्यूट्स मीडिएशन में नहीं आ सकते। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रट लेना कोर्ट से। क्वेश्चन आता है ऐसा बहुत बड़ा है में, RECMM, रकम, या और क्या बना सकते हैं इसका, क्राइम बना सकते हैं, CREMM, तो कुछ भी बनाना, RECMM। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, रिप्रेजेंटेटिव की कोई और किसी और को रिप्रेजेंट करते हुए केस फाइल करता है, मीडिएशन में ऐसा नहीं हो सकता। जो पार्टी असली है डायरेक्ट वही मीडिएशन करेगी, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स नहीं आ सकते इसमें। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल ऑफेंसेज और स्पेसिफिक क्लास लाइक माइनर्स और मेंटली चैलेंज्ड। तो क्वेश्चन में माइनर का नाम आया कहीं, मीडिएशन नहीं हो सकती। मेंटली चैलेंज्ड नहीं हो सकती, इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं हो सकता, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स नहीं हो सकते। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स का मतलब क्लियर नहीं है, बात करेंगे। कंसिलिएशन, डिस्कशन बिटवीन पार्टीज इज केप्ट गोइंग थ्रू अ कंसिलिएटर। तो कंसिलिएशन का बस एक पॉइंट है, डिस्कशन। यह पार्ट 3 ACA में कंसिलिएशन इज सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन, ऐसे इसको डिफाइन करा गया है एक्ट में। कंसिलिएटर फैसिलिटेट करता है डिस्कशन बिटवीन पार्टीज। कंसिलिएटर इज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी सिमिलर टू मीडिएशन। कंसिलिएशन मीडिएशन बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हम इनकी डिफरेंस देखते हैं। देखो मीडिएशन में तो मीडिएटर का रोल सिर्फ फैसिलिटेटिव होता है, वो बस चुपचाप बैठा रहता है और बातचीत को आगे बढ़ाता है। कंसिलिएटर का रोल पर इससे ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, वो उसका एक इंटरवेंशनिस्ट रोल होता है और वो सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, ही कैन सजेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन। तो मीडिएटर सजेस्ट नहीं करता सॉल्यूशन, ना कि बाइंडिंग डिसीजन होता है कोई, पर कंसिलिएटर इंटरवेंशनिस्ट होता है और सॉल्यूशन सजेस्ट भी करता है। पर पार्टीज तब भी एग्रीमेंट पे खुद ही आती हैं, तो एक रिटर्न सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाती हैं पार्टीज कंसिलिएशन में, और कंसिलिएटर में असिस्ट देम इन फॉर्मिंग द सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो सेक्शन 73 क्लॉज 2 ACA 1996 में क्या लिखा है, कंसिलिएटर में असिस्ट द पार्टीज इन फॉर्मिंग द सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो सेक्शन 73 क्लॉज 2 ACA सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कंसिलिएशन, सेक्शन 73 टू सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कंसिलिएशन। अब इसके अगले क्लॉज में लिखा है सेक्शन 73 क्लॉज 3 में कि ये सेटलमेंट एग्रीमेंट जब साइन हो जाता है तो ये फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है। तो कंसिलिएशन का जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग होता है और इसे सेम आर्बिट्रल अवार्ड का स्टेटस दिया जाना चाहिए, सिविल कोर्ट की तरह ट्रीट करा जाना चाहिए और ये एनफोर्सेबल होता है। ये चीज़ कही थी हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000 के केस में। तो हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की कंसिलिएशन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कंसिलिएशन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल। सेक्शन 89 CPC में और 2002 में इसकी अमेंडमेंट भी हुई थी, कंसिलिएशन को सिर्फ रेफर किया, डिफाइन नहीं करा, पर ACA एक्ट में इसके प्रोसेस और मेथड्स बताए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में भी कंसिलिएशन का मेंशन है कि लेबर डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन का एक मीन्स है। तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, 3 मेन टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं, इनमें कंपेयर करते हैं। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर का रोल जज जैसा होता है, मीडिएशन में वो सिर्फ प्रोसेस फैसिलिटेट करता है, कंसिलिएशन में वो प्रोसेस फैसिलिटेट करता है और साथ में सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर सकता है और एग्रीमेंट बनाने में भी हेल्प कर सकता है। आर्बिट्रेशन में अवार्ड बाइंडिंग होता है, मीडिएटर अवार्ड दे ही नहीं सकता तो उसका अवार्ड बाइंडिंग नहीं होता,
पर पार्टीज को लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं जो कि बाद में बाइंडिंग हो। कंसिलिएशन में सेटलमेंट एग्रीमेंट बाइंडिंग होता है। अगला टॉपिक है लोक अदालत। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लोक का मतलब है पीपल, अदालत का मतलब है कोर्ट। तो लोक अदालत पीपल्स कोर्ट ये एक इनोवेटिव इंडियन कंट्रीब्यूशन है। तो पहला पॉइंट लोक अदालत में इनोवेटिव इंडियन कंट्रीब्यूशन टू एडीआर। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि इनोवेटिव इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या है और इसे डिफाइन करो, और ये इनोवेटिव क्यों है। तो ये इनोवेटिव क्यों है? एंशिएंट टाइम्स में पंचायत होती थी, वो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से चलती थी। अब आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और नेगोशिएशन पर चलने वाली न्याय पंचायत ही लोक अदालत की बेसिक फिलोसॉफी है। क्योंकि कोर्ट्स में हैवी बर्डन होता है, उनका बर्डन कम करने के लिए लोक अदालत आई। तो लोक अदालत की फिलोसॉफी क्या है? न्याय पंचायत और डिक्रीज बर्डन ऑन कोर्ट्स। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत। इस इंस्टीट्यूशन में कौन कौन होता है? एक चेयरमैन, एक लॉयर और एक सोशल वर्कर। चेयरमैन सिटिंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, प्रेजेंट भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत 3 तरह के। पहला है पेंडिंग मैटर्स, लिस्ट पेंडेंस वाले जो केस होते हैं, एनी मैटर पेंडिंग बिफोर कोर्ट। दूसरा रीलिटिगेशन मैटर्स। तीसरा सिविल या कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो बड़े क्रिमिनल केसेस तो नहीं देख सकती लोक अदालत, पर कंपाउंडेबल छोटे वाले क्रिमिनल केस देख सकते हैं और सिविल मैटर्स भी सारे देख सकती है। तो प्री लिटिगेशन, पेंडिंग, सिविल या कंपाउंडेबल क्रिमिनल। अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ लोक अदालत क्वेश्चन आएगा, ये सारे पॉइंट लिखने हैं। पार्टिसिपेशन, अकोमोडेशन, फेयरनेस, वॉलंटरीनेस, निबर्लीनेस, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, लैक ऑफ एनिमोसिटी। पार्टिसिपेशन, पार्टीज खुद पार्टिसिपेट करती हैं। अकोमोडेशन, उनकी बातें दोनों की सुनी जाती हैं। फेयरनेस, सब चीज़ अच्छे से होती है बिना बायस के। वॉलंटरीनेस, वो अपनी चॉइस से लोक अदालत में जा सकते हैं। नेबरलीनेस, तो भाई फ्रेंडलीनेस, आपस में अच्छे से बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, सारा प्रोसेस उनके सामने है, तो जज क्या बात कर रहे हैं, वकील क्या बात कर रहे हैं, उन्हें सब चीज़ समझ आती है। एफिशिएंसी, स्पीडी होता है। और लैक ऑफ एनिमोसिटी, उनमें दुश्मनी कम होती है क्योंकि एडीआर है। बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत, FPB, फीस नहीं होती, नो कोर्ट फी। अगर पहले कोर्ट में फी दे भी रखी है और बाद में मेथड लोक अदालत को रेफर कर दिया गया तो पुरानी कोर्ट फी भी रिफंड हो जाती है। तो कोर्ट में तो फी लगती है पर लोक अदालत बिल्कुल फ्री होता है। और प्रोसीजर, नो स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉ। पार्टीज डायरेक्टली इंटरैक्ट विद जजेस, कोई फॉर्मेलिटी टेक्निकलिटी नहीं होती है, पार्टी खुद जज से बात कर सकती हैं। बाइंडिंग डिसीजन, एग्जीक्यूशन थ्रू लीगल प्रोसेस, इसका लोक अदालत का डिसीजन बाइंडिंग होता है। पहली लोक अदालत शुरू हुई थी 14 मार्च 1982 जूनागढ़ गुजरात में। MCQ बन गया जूनागढ़, पहली लोक अदालत जूनागढ़ 1982। लोक अदालत बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी होती हैं, अलग अलग डिस्प्यूट देखने के लिए। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट, लेबर, पब्लिक सर्विसेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक रिकवरी, इन सब डिस्प्यूट लोक अदालत लगती हैं। ओम्बड्समैन भी एक एडीआर की टेक्निक है। ओम्बड्समैन या तो कोई अथॉरिटी होती है, या कोई पैनल, कोई बॉडी, या फिर कोई एक इंडिविजुअल ऑफिसर भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन की डेफिनेशन, अथॉरिटी और ऑफिसर हु इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स एंड रिजॉल्व्स देम थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ और मीडिएशन। ओम्बड्समैन का मेन काम है किसी भी डिपार्टमेंट की कंप्लेंट्स देखना। तो कंप्लेंट के मैटर्स भी डायरेक्ट कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है, वो ओम्बड्समैन के पास आ सकते हैं। ये टर्म डिराइव हुई है ओम्बुड्समैन, स्वीडिश, डैनिश, नॉर्वेजियन टर्म है। ओम्बड्समैन का लिटरल मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव। इसके फंक्शंस, 5 फंक्शन का कोड है RCPCS। R से रिकमेंडेशंस और मीडिएशन, C से इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व देम, S से आइडेंटिफाई सिस्टमैटिक इश्यूज, उस डिपार्टमेंट के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उन्हें जांचना, और C से फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करना। तो ओम्बड्समैन कंप्लेंट्स देखता है, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिकमेंडेशन देकर या मीडिएशन से। तो ओम्बड्समैन में मीडिएशन होती है, उन पर डिसीजन बाइंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिस्टमैटिक इश्यूज आइडेंटिफाई करना, नेशनल लेवल पे पूरा पब्लिक सेक्टर उनके अंदर आ सकता है। हाँ, ये पी से था, पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में भी ओम्बड्समैन होते हैं। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स। और कंट्री लॉ के हिसाब से, देश में जो कानून चल रहा है उसके हिसाब से ओम्बड्समैन फाइनेंशियल कंपनसेशन भी रिकमेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है CVOs, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स। हर डिपार्टमेंट का एक CVO होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर में भी। तो CVO एक ऑफिसर होता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। अब एक कमीशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। ये एक ही कमीशन होती है, ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, और इसके ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती। सो इट इज फ्री फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइज अथॉरिटीज रिफॉर्मिंग विजिलेंस वर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करती है और एडवाइस करती है विजिलेंस वर्क को रिफॉर्म करने के लिए। तो चीफ विजिलेंस कमीशन, जितनी भी विजिलेंस जांचें, CBI वगैरह है, वो सब CVC के अंडर ही आती हैं। ये वैसे बनी तो 2003 में थी, पर 1962-64 में एक सांथान कमेटी बनी थी जिसने CVC बनाने के लिए रिकमेंड किया था। बाकी सेक्टर्स में ओम्बड्समैन होते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, अमेंडेड जुलाई 2017। बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिशियल अपॉइंट करता है RBI, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्रेस करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स 2017 अमेंडेड, तो इसमें है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन अपॉइंट करती है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को। इसका फंक्शन है कंप्लेंट्स डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरर।
तो वो किसी इंश्योरर की कैटेगरी में आ जाते हैं एजेंट्स, इंटरमीडियरीज और ब्रोकर्स। इनके बारे में कोई कंप्लेंट है तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाएगी। आउटसाइड इंस्टीट्यूशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओम्बड्समैन का रीजन कि ओम्बड्समैन जो ऑफिसर होता है वो इंस्टीट्यूशन के बाहर का होता है, कि किसी बैंक में है तो वो आरबीआई अपॉइंट कर रहा है, किसी और कंपनी में है तो वो कोई और बड़ी अपॉइंट करेगा। इससे क्या होता है कि वो न्यूट्रल रह सकता है और वो सेल्फ पोलिसिंग नहीं होती। एमसीक्यू का क्वेश्चन सेल्फ पोलिसिंग आया तो ओम्बड्समैन फ्रॉम आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। अब ये चलो चैप्टर खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक लोकपाल एंड लोकायुक्त। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन फंक्शन एडवांटेजेस। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त, पहला पॉइंट लिखना है लोकपाल जो लोगों को पाले। लोकपाल का मतलब है केयर टेकर ऑफ पीपल। लोक आयुक्त जैसे लोगों ने चुना हो। लोकायुक्त का मतलब है अपॉइंटेड बाय पीपल। डेफिनेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त आर एंटी करप्शन ओम्बड्समैन ऑर्गेनाइजेशन। एंटी करप्शन, करप्शन के केसेस देखेंगी। ओम्बड्समैन यानी कंप्लेंट्स देखेंगी, तो करप्शन के बारे में कोई कंप्लेंट है वो जाएगी लोकपाल और लोकायुक्त के पास। ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, मान सकते हैं कि एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट टाइप का। लोकपाल होता है सेंटर के लिए और लोकायुक्त होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इसका स्कोप था टू लुक मैटर्स ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ब्राइबरी एंड करप्शन, रिश्वत और भ्रष्टाचार पब्लिक सर्वेंट्स में, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स में। देखो क्वेश्चन में मान लो 4-5 ऑप्शन दे दिए कि बताओ कि लोकपाल और लोकायुक्त के स्कोप में, उनके जुरिसडिक्शन में इनमें से कौन कौन आएगा। तो उसमें कोई भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति हो या कोई नेता हो, वही लोग आएंगे लोकपाल और लोकायुक्त की जुरिसडिक्शन में। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक स्कूल में टीचिंग चल रही है, वो एक स्कूल में चीटिंग चल रही है, उसमें केस में 4 इन्वॉल्व हैं। देखो एक तो स्टूडेंट हो गया, एक टीचर हो गया, एक स्कूल का प्रिंसिपल हो गया और एक हेड कांस्टेबल हो गया जिसने चीटिंग अलाउ कर रखी है। तो इसमें लोकपाल और लोकायुक्त के जुरिसडिक्शन में सिर्फ हेड कांस्टेबल आएगा कि सरकारी नौकरी सिर्फ उसी की है। स्कोप या जुरिसडिक्शन इसका ओनली पब्लिक सर्वेंट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। इंडियन सरकार में कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो फॉरेन सर्विस में हो कि इंडिया के अंदर हो, वो लोकपाल और लोकायुक्त के स्कोप में आएगा। और एक पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर करंट भी और एक्स भी, दोनों के केसेस लोकपाल देख सकता है, करंट प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर। एक्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। तो पीएम की करप्शन के केसेस तो लोकपाल देख सकता है, पर इन केस अगर वो केस इन 1 2 3 4 5 चीज़ों से रिलेटेड है तो वो केस लोकपाल नहीं देख सकता। क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें तो, पर उसमें अगर ये वर्ड आ रहा है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर तो कितना वेग हो गया, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, इन सब में कोई करप्शन का चार्ज प्राइम मिनिस्टर है वो लोकपाल नहीं देख सकता। इन्हीं सब में तो होता है। अब 2/3 मेंबर्स लोकपाल के अप्रूव करने चाहिए पीएम की इंक्वायरी शुरू करने के लिए। तो पीएम की इंक्वायरी तभी होगी जब 2/3 मेंबर्स ने अप्रूव कर दी हो, और ऐसी इंक्वायरी होगी तो वो इन कैमरा होगी, पूरी पूरी रिकॉर्ड होनी चाहिए। पर अगर बाद में इंक्वायरी डिसमिस हो जाए, चार्जेस मतलब हट जाए, तो वो रिकॉर्ड्स पब्लिश नहीं होने चाहिए, ना कि पब्लिक में अवेलेबल होने चाहिए। तो यार ये तो मतलब बिना हाथ का ही बना रखा है। ठीक है, पीएम की इंक्वायरी देख सकते हैं 2/3 इन कैमरा और इफ डिसमिस देन नॉट पब्लिश्ड। करंट और एक्स यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज भी इसके जुरिसडिक्शन में आते हैं, एक्सेप्ट उनकी एलिगेशंस ऑफ करप्शन लगी हैं इन अ मैटर रिलेटेड टू समथिंग सेड इन पार्लियामेंट और वोटेड इन और इन कमिटी। तो पार्लियामेंट में कुछ भी कहा गया हो एमपी के द्वारा, या किसी कमिटी में कहा गया हो, या फिर कहीं पे वोट करी गई हो, केवल और केवल उसके बेसिस पे उन पे करप्शन का एलिगेशन नहीं आ सकता। ये चीज़ का ही है आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 2 में। तो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नो एलिगेशन ऑफ करप्शन इन रिलेटेड टू एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट और कमिटी और वोटेड। फिर आ जाते हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर हो गया, यूनियन मिनिस्टर हो गए, एमपी हो गए, करंट और एक्स तीनों। अब ब्यूरोक्रेसी, ग्रुप ए बी सी और डी के ऑफिसर्स और ऑफिसर्स आर इक्विवेलेंट इन पब्लिक सर्विसेज एज डिफाइंड इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, who are serving or have served in any affairs of union, they have to declare their assets and the manner। तो लोकपाल उनके assets देख सकते हैं। ठीक है, लोकपाल क्या कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर, करंट और एक्स, यूनियन मिनिस्टर और एमपीज, करंट और एक्स, और एबीसीडी ग्रुप ब्यूरोक्रेसी। अब एक अलग क्वेश्चन मिल सकता है, कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, एक चेयरमैन, अब ये ध्यान से सुनना, एक्स CJI और a Supreme Court judge or a judicial member with more than 25 years of expertise in anti-corruption, public administration, vigilance और finance matters। तो CPVF, करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस मैटर। या तो कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चेयरपर्सन लोकपाल का, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर कोई 25 साल से ज़्यादा जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर हो। टोटल मेंबर्स लोकपाल के 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 8 से कम हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 8 मेंबर्स। और 50% जुडिशियल मेंबर्स होना जरूरी है। इसका मतलब 50% हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी वाले भी हो इसमें, या कोई और हो, और 50% जुडिशियल होना जरूरी है। और इसकी पावर्स हैं, हाँ अलग क्वेश्चन और बन सकता है एक, पावर्स ऑफ लोकपाल। तो पुलिस के जैसी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेट एंड रिकमेंड स्पेशल कोर्ट्स। देखते हैं क्या है, PIR, लोकपाल हैज पावर सिमिलर टू पुलिस एंड चीफ विजिलेंस कमीशन। चीफ की क्या थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जैसे इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ विजिलेंस। और
इसकी एक इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग होती है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के लिए काम करती है। आज से इट कैन रिकमेंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केसेस। तो पुलिस इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन विंग स्पेशल कोर्ट्स फॉर पीसीए केसेस। अब जैसे लोकपाल सेंटर में होता है वैसे लोकायुक्त स्टेट में होता है, और इस एक्ट में कहा था कि इसकी इनैक्टमेंट के 1 साल के भीतर भीतर हर स्टेट में लोकायुक्त बन जाना चाहिए। दिल्ली, कर्नाटक, केरला में तो एक्ट के आने से पहले ही लोकायुक्त होते थे। पहला लोकायुक्त बना था महाराष्ट्र में 1977, तो फर्स्ट लोकायुक्त महाराष्ट्र 1971, महाराष्ट्र 1971 फर्स्ट लोकायुक्त। चैप्टर खत्म। कंक्लूजन, कोर्ट का पेंडेंसी है और ओवरक्राउडेड है। उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए पर वो भी ओवरक्राउडेड हो गए। उसकी वजह से कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम्स बने, उनमें भी पेंडेंसी डिले हो गए। फिर फाइनली अब चलो एडीआर बने। ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, उनमें डिले की कोई संभावना है ही नहीं, पार्टी खुद अपने सेटलमेंट खुद कर सकती है। वो नेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारे देश में खुद के इंस्टीट्यूशन हैं। सिंपलर क्रॉस बॉर्डर रेजोल्यूशन अप्रोच, ठीक है, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी एडीआर से हो सकते हैं। अब तक का मतलब सबसे देखो, रटने के लिए तो चैप्टर बहुत ईजी है, पर समझाने समझ भी आ जाता है, पर समझाने के लिए बहुत टेढ़ा चैप्टर है। इतने सारे, एक तो बाल्को वाला केस हो गया और ये आर्बिट्रेशन की लाइफ में कंफ्यूजन। चलो अब हम बस सिर्फ जितने भी हमने कोर्ट्स और बड़े क्वेश्चन देखे थे और जो या आर्टिकल वगैरह आए थे उन्हें रिवाइज करते हैं। एडवर्सरियल, PLEJC, इंक्विजिटोरियल, IJELC, पार्टीज इंटरवेंशनिस्ट, लॉयर जज, और एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन पे लेस रिलायंस, जज का रोल, लॉयर का रोल कम है, कॉमन लॉ, सिविल लॉ, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्सरियल, CA क्रॉस एग्जामिनेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्सरियल सिस्टम, CJP कॉस्ट, जज नो ट्रूथ ओनली एविडेंस, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज डिलेस, एडवांटेजेस ऑफ इंक्विजिटोरियल, PE प्रोसीजरल एफिशिएंसी, इक्वालिटी, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्विजिटोरियल, NI नॉट न्यूट्रल जज, लैक इंसेंटिव, नेटिव एरिया टेक्निक्स, KSPP कोला, श्रेणी, होगा, पंचायत, सेक्शन 89 CPC 1908 कोर्ट कैन फॉर्मुलेट टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्ट, ILCD inadequacy, lack of courts and judges, increasing litigation, cost of litigation increasing, delays and pendency, benefits of ADR, FPICS, flexibility, participation, informal, cheap, speedy, Unilateral Model Law on International Commercial Arbitration 1985, arbitration process, NACPA, notice, choose arbitrator, statement of claims, statement of counter claims, proceedings, and arbitral award. When it can be struck down, BIOP, bias, incapacity, out of agreement, P say violate public policy, improper appointment of arbitrator. Types of arbitration, SAFERI. So statutory, ad hoc, foreign, institutional, domestic, international, commercial. Foreign का main important proceedings outside India, but award to be enforced in India. International commercial है और पार्टी इंडिया के बाहर की है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज F ACA इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को डिफाइन करा गया है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस म्योल कंस्ट्रक्शन कंपनी, यूनिसेट्रल सिटी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए ACA की। फ्यूरस डे लॉसन वर्सेस इंडियन एक्सपोर्ट लिमिटेड, ऑब्जेक्टिव है स्पीड और ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन, और इसी से इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए ACA की। बार्गो वर्सेस टेक्सर, पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्टिंक्शन, सेक्शन 9 और सेक्शन 44 का डिस्टिंक्शन, और सीट और फॉरेन के बारे में रूल्स। भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट 1 लग सकता है फॉरेन में भी। भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 44 यूज करो फॉरेन अवार्ड के लिए। 2015 के अमेंडमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 2 सेक्शन 9 इंटरिम रिलीफ फॉरेन शिप में भी दिया जा सकता है। मीडिएशन फैसिलिटेटिव, नॉन बाइंडिंग। टाइप्स, FTAO, evaluative, facilitative, transformative with arbitration, online. Process, no uniform, but mediated license, and how can it start? Pre-litigation, court referrals by section 89 and post-trial at appellate stage. F-Cons Infrastructure Limited versus J.K. Wahi Construction Company Public Limited. सुप्रीम कोर्ट साइड मीडिएशन कहाँ का एक्सक्लूड हो गया, तो किन केसेस में मीडिएशन नहीं हो सकती? रकम या क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, माइनर और मेंटली चैलेंज। कंसिलिएशन ओनली सजेस्ट इंटरवेंशनिस्ट। सेक्शन 73 क्लॉज 2 ACA है, सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय कंसिलिएटर। सेक्शन 73 क्लॉज 3 बाइंडिंग एग्रीमेंट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कंसिलिएशन मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग लेबर डिस्प्यूट्स। लोक अदालत, न्याय पंचायत की फिलॉसफी, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन और रिड्यूस बर्डन ऑन कोर्ट। चेयरमैन हो सकता है सिटिंग रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर और लॉयर और सोशल वर्कर के साथ। चेयरमैन, लॉयर, सोशल वर्कर, 3 लोग होते हैं। जुरिसडिक्शन पेंडिंग, प्री लिटिगेशन, सिविल, कंपाउंडेबल, क्रिमिनल। बेनिफिट्स, नो फी, नो प्रोसीजर, बाइंडिंग डिसीजन। फर्स्ट लोक अदालत, जूनागढ़ 1982। ओम्बड्समैन फंक्शंस, रक्स, PCS, recommendations to mediation for complaint, public sector, private sector, systematic issues, financial compensation, chief vigilance officer CVO, CVC Central Vigilance Commission, banking ombudsman scheme 2006, insurance ombudsman rules 2017, avoid self policing, लोकपाल सेंटर एंड स्टेट एंटी करप्शन ombudsman organization, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पब्लिक सर्वेंट्स ब्राइबरी एंड करप्शन, करंट और XPM एक्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, 2/3 अप्रूव, इन कैमरा, नॉट पब्लिश, डिसमिस, करंट और एक्स यूनियन मिनिस्टर और MP, आर्टिकल 105 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सेड इन पार्लियामेंट, वोट और कमेटी, ब्यूरोक्रेसी ABCD, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988,
कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स। चेयरपर्सन हो सकता है एक्स-सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट जज या कोई और जुडिशियल मेंबर। पावर्स ऑफ लोकपाल लाइक पुलिस एंड सीवीसी, इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन, रिकमेंड स्पेशल कोर्ट्स फॉर पीसीए केसेस। फर्स्ट लोकपाल महाराष्ट्र।